हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। तो यहाँ पर हम राजस्थान जीके के जो टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। राजस्थान जीके के अंदर हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में से, और ये नया टॉपिक है चौहान वंश। चौहानों में देखो, हम केवल शाकंभरी के चौहान नहीं, हम नाडोल के, सिरोही के, ठीक है, जालोर के, सिवाना के, कोटा के, सब जगह के जो चौहान वंश है उसको हम कवर करेंगे। चौहानों की जितनी भी शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं, उनको हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है चौहान वंश। चौहान वंश। चौहान वंश की अगर जानकारी के स्रोत देखे जाए तो चौहान वंश की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। चौहान वंश की जानकारी हमें हर्षनाथ अभिलेख से मिलती है, और चौहान वंश की जानकारी हमें हमीर महाकाव्य से भी प्राप्त होती है। तो ये तीन जो जानकारी स्रोत है वो हमें याद रखने हैं। इसके अलावा देखो और भी बहुत से जानकारी स्रोत हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो वगैरह, उनको हमें नहीं लेना है। हमें जो मेन मेन है वो यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहला हमारा चौहान वंश में टॉपिक होगा कि चौहानों के जानकारी स्रोत। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक इसमें होगा चौहानों की जानकारी के स्रोत। चौहानों की जानकारी के स्रोत, इसमें फर्स्ट नंबर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। यहां पर एक शिलालेख है जो चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है, इस शिलालेख के अंदर चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जिसका नाम था वासुदेव चौहान, उसने संपाद लक्ष्य यानी सांभर, जयपुर में जो पड़ता है, तो नागौर में जो पड़ता है, तो सांभर के अंदर इसने अपने राज्य की स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। तो बिजोलिया शिलालेख इसके अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वासुदेव चौहान ने संपाद लक्ष्य यानी कि सांभर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के बाद में जो अगला जानकारी का स्रोत आता है वो आता है हर्षनाथ अभिलेख। देखो, हर्षनाथ जी जो हैं ये शाकंभरी के चौहानों के कुल देवता है, और हर्षनाथ जी का मंदिर जो है वो सीकर में बना हुआ है, और उसी के अंदर ये अभिलेख है, हर्षनाथ अभिलेख। ठीक है, तो हर्षनाथ अभिलेख इसके अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, इसके अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंतपुर यानी कि सीकर का प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है? अनंतपुर थी। हर्षनाथ अभिलेख के बाद में हम तीसरी बात करते हैं हमीर महाकाव्य की।
हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के जो लेखक है वो है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ये है इसके लेखक। हमीर महाकाव्य चौहानों का जो प्रारंभिक स्थान है पुष्कर बताता है। ठीक है, तो इसके अनुसार चौहानों का प्रारंभिक स्थान पुष्कर था। ठीक है, इसमें बिजोलिया शिलालेख में आप एक बात और ऐड कर सकते हो कि इसने संपाद लक्ष्य में चौहान वंश की स्थापना की थी और अहिछत्रपुर यानी कि नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। वो आगे भी आ जाएगा, जब वासुदेव चौहान को हम पढ़ेंगे तो आगे वो चीज आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, चौहानों की जानकारी के स्रोत हो गए। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक यहां लगाएंगे, चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। कुछ इतिहासकार इनको विदेशी बताते हैं, कुछ इतिहासकार इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं, कुछ इन्हें चंद्रवंशी बताते हैं। तो अलग अलग तरह के इतिहासकार हैं और उनकी अलग अलग तरह की बातें हैं, मत हैं, जिनको हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमें हेडिंग लगानी है वो हेडिंग लगानी है चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें फर्स्ट नंबर चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई का अग्निकुंड सिद्धांत हम पढ़ ही चुके हैं। तो चंद्रबरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा हवन करने से जो 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी, उनमें से एक राजपूत जाति चौहान भी थी। तो चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन बता रहे हैं, चंद्रबरदाई बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार, इसके यानी चंद्रबरदाई के, इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से हुई है। सूर्यमल मिश्रण व मुहणोत नैन्सी, मुहणोत नैन्सी ने इस मत का समर्थन किया है। सेकंड नंबर हम बात करें तो पंडित दशरथ शर्मा। पंडित दशरथ शर्मा, ये बिजोलिया शिलालेख, जस्ट अभी हमने लिखा था बिजोलिया भीलवाड़ा वाला, ये बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। ठीक है, यह है बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताते हैं, ब्राह्मण की संतान बताते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड तथा विलियम क्रुक। विलियम क्रुक, ये लोग चौहानों को विदेशी बताते हैं। ठीक है, इनके अनुसार चौहान विदेशी थे।
देखो विदेशी लोग विदेशी बता रहे हैं, इनके अनुसार चौहान विदेशी थे। फोर्थ नंबर हम बात करें तो हंसा अभिलेख, हंसा अभिलेख, हंसा अभिलेख जो है ये चौहानों की जो चौहानों को चक्रवर्ती बताते हैं, सॉरी चंद्रवंशी बता रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार राजपूतों में दो हुआ करते थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ठीक है। तो ये कौन है? चंद्रवंशी। इसके अनुसार चौहान चंद्रवंशी थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चौहानों की जो प्रमुख शाखाएं हैं, उन शाखाओं की हम बात करेंगे। चौहानों की जो जो प्रमुख शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं। नई हेडिंग लगानी है, चौहानों की प्रमुख शाखाएं। नई हेडिंग लगानी है, चौहानों की प्रमुख शाखाएं। अब जो जो शाखाएं आएगी सारी शाखाएं हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। चौहानों की प्रमुख शाखाएं। देखो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो सांबर से हुई है, संपात लक्ष्य से सांबर से हुई है, और यहीं से ही काफी सारी शाखाएं निकली है। तो चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? सांबर से हुई है, और यहीं से चौहानों की जो भी शाखाएं हैं वो निकली है। जैसे चौहानों की जो सबसे प्रसिद्ध शाखा है वो है शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी या सांबर के चौहान कहा जाता है। इसी से एक शाखा निकलकर चलेगी रणथंबोर, रणथंबोर के चौहान, इसको भी हम कवर करेंगे। शाकंभरी को करेंगे, रणथंबोर के चौहान को भी कवर करेंगे। इसके अलावा नाडोल, गुजरात, नाडोल के चौहान, ठीक है। जालोर के सोनगरा चौहान, जालोर प्लस सिवाना के चौहान, सिरोही के चौहान, ठीक है, और कोटा बूंदी के चौहान, कोटा बूंदी, यानी कहा जाए मोटे तौर पर हाड़ौती के चौहान। ये सब हमें देखो कवर करना है। तो कम से कम 4 से 5 क्लासें इसकी चलेगी हमारे, 5 पार्ट में ये जो पूरा चौहान वंश है 4 से 5 पार्ट में आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बना लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग जो आपको लगानी है वो लगानी है शाकंभरी या सांबर के चौहान। अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो इसी पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें नाडोल से, जालोर से, सिरोही से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी जगह ये सब चीजें कवर नहीं करवाई जाती है, बाकी जगह बस आपको शाकंभरी के चौहान करवा के, रणथंबोर के चौहान करा के चौहानों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आजकल नया ट्रेंड बन रहा है और क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही आते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए शाकंभरी के चौहान या रणथंबोर के चौहान। शाकंभरी के चौहान या सांभर के चौहान। इसमें फर्स्ट आ जाता है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बारे में आपको मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है कि चौहान वंश का आदि पुरुष
मूल पुरुष या चौहान वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में इसने संपाद लक्ष्य सांभर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी तथा अहिछत्रपुर यानी कि नागौर को अपनी राजधानी बनाया। सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान ही है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया, तो सांभर झील का निर्माता भी यही है। ठीक है, इसने जयपुर के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता या मां आशापुरा माता दोनों एक ही है और ये चौहानों की कुल देवी है। चौहानों के कुल देवता है हर्षनाथ जी। ठीक है, तो वासुदेव के बारे में आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात वासुदेव चौहान के बारे में आपको क्या ध्यान रखनी है कि यह चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है। दूसरी बात, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, देखो राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उसको आप ओपन कर लीजिए। ये जो क्लास नोट्स है आपको एकदम साफ साफ वहां लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में देखो अगर आप कम रेजोल्यूशन पे देखेंगे 144 240 पर तो ये साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं, यहां समझ सकते हैं। मेन समझने पे ज्यादा फोकस रखिए, क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ये गारंटी है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में संपाद लक्ष्य यानी कि सांभर में चौहान वंश की नींव रखी तथा अहिछत्रपुर यानी कि नागौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सांभर झील का निर्माण इसी ने करवाया है। सांभर झील का निर्माण करवाया। जयपुर में शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, चौहानों की, शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी, देखो जितने भी चौहान है सबकी अलग अलग कुल देवी है, जो भी शाखाएं हैं उनकी। शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी, शाकंभरी के चौहानों की जो कुल देवी है वो है शाकंभरी माता, या इनका ही आपको अन्य नाम देखने को मिलता है मां आशापुरा, मां आशापुरा माता। शाकंभरी के चौहानों के कुल देवता, शाकंभरी के चौहानों के जो कुल देवता हैं वो है हर्षनाथ जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वासुदेव चौहान। जो नेक्स्ट हमारे शासक है वो उसका नाम है गुहवक या गुहवक, गुहवक या गुहवक। तो चौहान वंश का सेकंड नंबर का ये शासक माना गया है और इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर जो कुल देवता है हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? सीकर में। ठीक है, और वहीं पर हर्षनाथ अभिलेख भी इसने लिखवाया। ठीक है, तो गुहवक का आपको ये बात ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट जो शासक है वो है गुवक या गुहवक। ठीक है, इसके बारे में मेन मेन बातें क्या है कि अनंतपुर, अनंतपुर यानी कि सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तथा शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख कहा जाता है, शिलालेख लगवाया। ठीक है, इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि गुहवक की राजधानी अनंतपुर थी, सीकर थी। गुहवक ने अपनी राजधानी किसको बना लिया? सीकर को। ठीक है, गुहवक की राजधानी अनंतपुर यानी कि सीकर थी। ठीक है, गुहवक के बारे में आपको इतनी सी ही बातें ध्यान में रखनी है। गुहवक के बाद थर्ड नंबर पे जो आता है उसका नाम है सिंहराज। देखो, सारे जो शासक आए हैं उनको सबको नहीं पढ़ना है, हमको हमको मेन मेन को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सारे शासकों को पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, याद ही नहीं रहेंगे इतने। जहां से क्वेश्चन आते हैं वहीं से हमें पढ़ना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, फालतू में 10 किताबों को लेकर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया एक बुक को पढ़ो, वो भी 10 बार पढ़ो, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। ठीक है, थर्ड नंबर सिंहराज। सिंहराज, सिंहराज की बात की जाए तो प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक इसको माना जाता है। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहारों को इसने पराजित किया था। और इसके भाई लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के अंदर चौहान वंश की नई शाखा स्थापित की थी। नाडोल शाखा हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो सिंहराज के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है कि यह है चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, प्रथम स्वतंत्र शासक था। सेकेंड नंबर बात इसकी ध्यान रखनी है, इसने गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। इसने गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। और थर्ड नंबर इसकी बात जो है वो ये ध्यान रखनी है कि इसके भाई लक्ष्मण चौहान ने, इसके भाई लक्ष्मण चौहान ने नाडोल गुजरात में नाडोल शाखा की स्थापना की। नाडोल शाखा की स्थापना की, चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना की इसने। ठीक है, सिंहराज के बाद में अगला जो आता है वो आता है चंदन राज। चंदन राज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन चंदन राज से न पूछकर चंदन राज की वाइफ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदन राज की जो रानी थी उसका नाम था रुद्राणी आत्मप्रभा। रुद्राणी आत्मप्रभा। ठीक है, ये यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। पुष्कर के अंदर ये प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। तो इस प्रकार पुष्कर में दीपदान की प्रथा शुरू करने वाली महिला कौन थी? तो रुद्राणी आत्मप्रभा थी। और ये रुद्राणी आत्मप्रभा के ऊपर दीपदान वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जामों में सैकड़ों बार पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसको चंदन राज को आप ढंग से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे चंदन राज, चंदन राज चौहान। चंदन राज चौहान की रानी का नाम रुद्राणी
आत्मप्रभा। इसकी रानी थी रुद्राणी आत्मप्रभा। ठीक है। यौगिक क्रियाओं में निपुण थी, यह है यौगिक क्रियाओं में निपुण थी, योग वगैरह बहुत अच्छा करती थी, निपुण थी। पुष्कर में प्रतिदिन 1000, पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर में दीपदान की प्रथा प्रारंभ की, दीपदान की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, ये लाइन में इंपॉर्टेंट लगा देता हूं क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक रुद्राणी आत्मप्रभा का बात और याद रख लेना कि इसने पुष्कर में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, रुद्राणी आत्मप्रभा ने पुष्कर में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये हो गए चंदनराज चौहान। चंदनराज के बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट शासक इस वंश में आता है, चौहान वंश में, उसका नाम है विग्रहराज द्वितीय, या इसको मतंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चौहान वंश का पहला शक्तिशाली शासक था। ठीक है, मां आशापुरा जो इनकी कुल देवी है, शाकंभरी के चौहानों की, मां आशापुरा का मंदिर इसने भड़ोच, यानी कि भड़ोच या भरूच, गुजरात के अंदर बनवाया। ठीक है, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार, हर्षनाथ अभिलेख क्या कहता है कि इसने चालुक्य शासक मूल राज फर्स्ट को पराजित करके अनहिल पाटन, अनहिल पाटन कहां पड़ता है? गुजरात में, अनहिल पाटन को जीता था। ठीक है, तो ये 3 बातें इसकी ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट शासक विग्रहराज द्वितीय, या इसको कहा जाता है मतंगा, अन्य नाम इसका एक आपको मतंगा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चौहान वंश का पहला शक्तिशाली शासक, चौहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, ठीक है, भड़ोच या भरूच कहां पड़ता है? गुजरात में, गुजरात में मां आशापुरा, मां आशापुरा या शाकंभरी देवी हम पीछे लिख चुके हैं वासुदेव में, वासुदेव चौहान में, कि ये कुल देवी थी शाकंभरी के चौहानों की। मां आशापुरा का मंदिर बनवाया। ठीक है, और हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार इसने मतलब विग्रहराज ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, मूलराज फर्स्ट को पराजित किया और अनहिल पाटन को जीता था। यही अनहिल पाटन में ही पृथ्वीराज थर्ड का जन्म होता है। मूलराज को पराजित कर अनहिल पाटन, ये भी कहां पड़ता है? गुजरात में, को जीता। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय के बारे में आपको इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है गोविंद थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो शासक आ रहा है वो आ रहा है गोविंद तृतीय, थर्ड। ठीक है, गोविंद
थर्ड जो है इसको एक उपाधि दी गई थी वेरीघट्टू, जो अभी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था, वेरीघट्टू। तो वेरीघट्टू की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंश का शासक कौन था? गोविंद थर्ड। तो इसको घट्टू की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर जयानक के द्वारा इसको वेरीघट्टू की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय, ये ग्रंथ लिखा गया है जयानक के द्वारा। ठीक है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में इसे वेरीघट्टू यानी शत्रु संहारक कहा गया है। ठीक है, एक इतिहासकार था फरिश्ता, उसकी ग्रंथ का नाम है तारीखे फरिश्ता। तारीखे फरिश्ता में उसने गोविंद थर्ड को गजनी के शासकों को मारवाड़ में रोकने वाला बताया है। ये भी बात लिख लो, हालांकि क्वेश्चन इसी एक लाइन में से आता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप। फरिश्ता ने अपने ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता में गोविंद तृतीय को गजनी के शासक को मारवाड़ में रोकने वाला बताया है। शासक को मारवाड़ में रोकने वाला बताया है। ठीक है, तो ये हो गया गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड के बाद में अगला जो शासक आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अजय राज चौहान। ठीक है, अजय राज चौहान के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? तो पंडित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो अजय राज चौहान है उसका शासनकाल चौहानों का निर्माण काल कहा गया है। अजय राज चौहान ने ही अजमेर और सांबर कस्बे की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। ठीक है, अजय राज चौहान ने ही अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेरू दुर्ग का और नाम हमें क्या देखने को मिलता है? गढ़बीठली और तारागढ़। सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण तारागढ़ किले पर ही हुए हैं। अजय राज चौहान ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, इन चांदी के सिक्कों पर एक तरफ तो लिखा होता था, चांदी के सिक्कों पर एक तरफ लिखा होता था श्री अजय देवा और दूसरी तरफ लिखा रहता था सोमलेखा। सोमलेखा अजय राज की रानी का नाम था। और इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? इन सिक्कों को अजय प्रिय द्रंब कहा जाता था। द्रंब यानी सिक्के, अजय प्रिय द्रंब कहा जाता था। ये बातें आपको अजय राज के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अजय राज चौहान। नेक्स्ट हेडिंग अजय राज चौहान। शासन अवधि जो है इसकी, जो इसने शासन किया वो 1113 से 1133 तक। अजय राज चौहान, अजय राज चौहान का जो शासनकाल है वो 1113 से 1133 ईस्वी तक रहा। ठीक है, मेन बातें क्या कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका काल चौहानों का निर्माण काल था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका काल चौहानों का निर्माण काल था। चौहानों का
निर्माण काल था। 1113 में इसने अजमेर प्लस सांभर कस्बा बसाया। ठीक है। अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए जिन पर श्री अजय देवा तथा सोमलेखा, सोमलेखा इसकी रानी थी, सोमलेखा लिखा होता था, लिखा होता था। ठीक है, सोमलेखा इस पर लिखा होता था। इन्हें अजय प्रिय द्रंब कहा गया, अजय प्रिय द्रंब, द्रंब यानी सिक्के, अजय प्रिय द्रंब कहा गया। ये सोमलेखा वाला क्वेश्चन भी सिक्कों वाला कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना भाई इसको। ठीक है। अब देखो अगर इसमें बात की जाए अजय राज की, तो इसने अजमेर में, सॉरी, इसने अजमेरू दुर्ग, या इसी को बोला जाता है गढ़ बीठली, या इसी को ही बोला जाता है तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग की स्थापना की। तारागढ़ दुर्ग का एक फैक्ट याद रख लेना कि सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग ही है, और सर्वाधिक बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग की स्थापना की, और यहीं पर स्टार बना के लिख देता हूं, तारागढ़ दुर्ग पर सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए। ठीक है। एक अजय राज की बात और याद रख लेना कि जैन धर्म जो है वो दो मतों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में बहस चल रही थी, शास्त्रार्थ चल रहा था। तो शास्त्रार्थ की जो अध्यक्षता है अजमेर में वो अजय राज ने की थी, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण कलश भी भेंट किया था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लेना। जैन दिगंबर जैन दिगंबर व श्वेतांबर के बीच हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजय राज ने की, अजय राज ने की, तथा पार्श्वनाथ जैन मंदिर में, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया। यह भी अभी बहुत हाल फिलहाल कोई एग्जाम में पूछा गया है, मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया। ठीक है। अपने अंतिम समय में अजय राज अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंपकर पुष्कर में अपना अंतिम समय व्यतीत करता है। ठीक है। तो एक लाइन इसमें और ऐड कर लो कि अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंपकर पुष्कर में अपना अंतिम समय व्यतीत किया।
ठीक है, देखो यार साइड में हो रहा हूँ, थोड़ा सा कट जा रहा हूँ, लेकिन इसीलिए साइड में हो जाता हूँ कि आप लोगों को ये सारा दिखाई दे। ठीक है, हालांकि इधर कैमरे में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए साइड में हो जाता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा लिखा हुआ दिखाई दे इसके लिए। ठीक है, तो इसको नोट करते जाओ। नेक्स्ट जो हमारे शासक आ रहा है वो कौन आ रहा है? अर्णोराज या आनाजी। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अजय राज चौहान के बाद अर्णोराज या आनाजी। आज आनाजी तक लेंगे आज की क्लास में। देखो सिलेबस काफी ज्यादा है, धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट शासक है अर्णोराज। अर्णोराज या आनाजी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो 1133 से 1150 तक का है। इनका शासनकाल 1133 से 1150 तक का है। ठीक है, अर्णोराज की उपाधियां की बात करें तो अर्णोराज की दो उपाधियां हैं। पहली तो है आनाजी और दूसरी है गर्जनो मतंगा। गर्जनो मतंगा, ये इनकी दो उपाधियां हैं। देखो 1137 के अंदर अजमेर के ऊपर तुर्की हमला हुआ, तुर्कों का, मुसलमानों का तुर्की आक्रमण हुआ। अर्णोराज की सेना का तुर्कों के साथ में भयंकर लड़ाई हुई। तुर्क इस युद्ध में पराजित हो गए। ठीक है, अजमेर शहर जो है वो तुर्कों के शवों से ढक गया। जगह जगह अजमेर में तुर्कों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो अन्ना जी ने क्या किया? अन्ना जी ने यहां से एक नदी जाती थी जिसका नाम था चंद्रा नदी। चंद्रा नदी, तो इन्होंने, आना जी ने चंद्रा नदी के ऊपर बांध बनाकर इसका बहाव मोड़ दिया और इसका बहाव मोड़कर एक जगह इसका लाकर पानी इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया। आना सागर झील का निर्माण कर दिया। ठीक है, क्यों किया? तो 1137 में तुर्की शवों को हटाने के लिए अजमेर से, मतलब तुर्की शवों के खून के धब्बे धोने के लिए आना जी ने चंद्रा नदी को मोड़कर आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है, हालांकि वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यही बता देता हूं कि आना सागर झील को कौन सी नदी पानी की आपूर्ति करती है? तो बांडी नदी। बांडी नदी लूणी की सहायक नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, केमिकल रिवर कहा जाता है। वो जब ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तर्क आपको ध्यान में रखना है कि 1137 में चंद्रा नदी को मोड़कर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आना जी के बारे में दूसरी बातें लिख लो कि 1137 ईस्वी में आना जी ने तुर्की शवों को हटाने तथा खून के धब्बे धोने हेतु चंद्रा नदी को मोड़कर आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब देखो ये जो आना सागर झील है, इसके ऊपर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। आना सागर झील है, इसके किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। और इसी दौलत बाग के अंदर नूरजहां की माता, जिनका नाम था अस्मत बेगम, अस्मत बेगम ने
गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। इत्र बनाने वाली महिला अस्मत बेगम। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रख लेना है। जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे दौलत बाग बनवाया। दौलत बाग बनवाया, जहां नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। एक फैक्ट और याद रख लेना, जहांगीर के बाद में शाहजहां का वो फैक्ट है कि शाहजहां जो है यहां पर आना सागर झील में 12 दरी मतलब संगमरमर के 5 दरवाजों का निर्माण करवा रहा है। ठीक है, तो वो भी बात यहां पर मैं लिख देता हूं। शाहजहां ने आना सागर झील पर 12 दरियां यानी कि संगमरमर 12 दरियां यानी संगमरमर के 5 दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और उस वराह मूर्ति को शाहजहां ने पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रख लो। आना जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी मूर्ति को जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंक दिया। पुष्कर झील में फेंक दिया था। ठीक है, अगर आना जी की रानी का नाम अगर आपको पूछा जाए तो इसकी रानी का नाम था कंचन देवी। कौन थी? तो वो गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज की पत्नी थी। अरे सॉरी, पुत्री थी, पत्नी तो इसकी थी। ठीक है, तो आना जी ने गुजरात के शासक जय सिंहराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। ठीक है, कंचन देवी से विवाह किया। एक लास्ट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आना जी की मृत्यु कैसे हुई। तो आना जी की हत्या उनके ही पुत्र जगदेव ने कर दी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आना जी की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने कर दी। ठीक है, एक ये फैक्ट याद रख लेना। आना जी के दरबारी भी लिखी लो। आना जी के दरबारी, 2 दरबारी हैं, वो आपको याद रखना है। एक तो है धर्म गोसूरी, दूसरा है देव गोसूरी। धर्म घोष सूरी और दूसरा
देवघोष सूरी। इसी के साथ में आना जी में आपको मेन ये बातें याद रखनी है, इसके बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। आप निष्फिक्र रहिए, जो नोट्स आपको करवाए जा रहे हैं ये अंगुलियों पे आपको याद होने चाहिए। अगर इन नोट्स में से आप गलती कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन नोट्स में से आप याद कीजिए, अंगुलियों पे आपको याद होना चाहिए। गारंटी है 100 में से 75 से 80 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पिछले 5-6 सालों से आ रहे हैं और अगले 10-15 सालों तक आएंगे ही आएंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, बस इसको पढ़िए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम जो इस वंश का अगला शासक है बीसल देव, ठीक है, बीसल देव को लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए और सफलता की नई नई ऊंचाइयों को रोज छूते रहिए। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।